हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास जो हमारी इनकम टैक्स की है, ये आखिरी क्लास है, 4 मई 24 अटेम्प्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, तो हमने देखा था कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता था और ऑप्शनल टैक्स रिजीम होता था। हाँ सर, देखा था वहाँ पे। लेकिन हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम मैं आपको समझा भी नहीं पाता कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंडीशन है उसमें। जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के टाइम पे मैंने आपको बोला था, सिर्फ स्लैब बताया था, और जो उसकी कंडीशन थी उसको बोला था कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जब जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते गए, हर चैप्टर के साथ हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या कंडीशन थी हर चैप्टर में देखते गए थे। तो बस आज की क्लास में हम उसको एक समराइज वे में और देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, जहाँ पे 3-4 हेड की इनकम एक साथ आ रही है, फिर डिडक्शंस भी हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखेंगे। ओके। ओके सर, तो स्टार्ट करें आज की क्लास? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं और टैक्स लेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी पर्सन है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब जरूरी नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालते क्यों हैं, जरूरी नहीं है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पर्सन है वो अमेरिका में इनकम कमा रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो हम उसकी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल नहीं कर सकते, उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो लगा सकते हैं। इसीलिए इसीलिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होएगी नहीं होगी, ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। ओके। ओके सर। रेसिडेंट है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, नॉन रेसिडेंट है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, जो उस पर्सन की ग्लोबल इनकम होती है, पूरे वर्ल्ड की जो भी इनकम होती है सारी टैक्सेबल होती है इंडिया में, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। तो सबसे पहले हमने रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखा था। उसके बाद जो इनकम्स थी उनको डिफरेंट हेड्स के अंदर क्लासिफाई करना सीखा था। तो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम थे। इनकम फ्रॉम है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके। जब पांचों हेड में हमने इनकम कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद क्या देखा हमने, क्लबिंग करनी सीखी कि दूसरे पर्सन की इनकम भी हमारे हैंड में इंक्लूड हो सकती है। फॉर एग्जांपल माइनर के केस में, स्पाउस के केस में, ठीक है, डॉटर इन लॉ के केस में। इन केसेस में क्या था, क्लबिंग ऑफ इनकम करना सीखा हमने। देन उसके बाद हमने सेट ऑफ लॉसेस सीखा, कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, कितने साल के लिए होता है, वो सब सीखा। देन वो सब कुछ करने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है। फिर उसमें से हमने क्या देखा कि जो डिडक्शंस होती हैं उनको माइनस किया। तो माइनस करने के बाद हमारा निकल के आता है टोटल इनकम, जिसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है। ओके। ओके सर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। ओके। ओके सर, चलिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी ऑफ इनकम टैक्स। इसमें बोला गया है कि जो इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, ठीक है, उनके केस में उनके केस में जो स्लैब रेट है ये चलेगा आपका अप टू 3 लाख, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में 20%, और 15 से ऊपर 30%। ठीक है। ठीक है सर। तो ये स्लैब था हमारा। हाँ सर, स्लैब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो कंडीशन थी, कंडीशन डिस्कस नहीं करी थी, तो कंडीशन और डिस्कस करेंगे हम। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है। क्या क्या है? पहला, द फॉलोइंग आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई। सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पल इज नॉट अलाउड। कुछ डिडक्शंस और एग्जाम्पशन अलाउ नहीं होगी।
अब क्योंकि हमारा सारा कोर्स ख़त्म हो गया है तो हम आराम से समझ सकते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन, HRA, स्पेशल अलाउंस, इन चारों को छोड़ के ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ब्लाइंड, डीफ एंड डम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय, इन चारों को छोड़ के बाकी सारे स्पेशल अलाउंस के केस में डिडक्शन नहीं मिलती थी। डेली अलाउंस और कंसिस्टेंस क्वांटिटी अलाउंस ऑफ MP एंड MLA ये नहीं मिलता था। 1032 जो माइनर की अगर इनकम हो रही है तो उस केस में 1500 की क्या मिलती थी, डिडक्शन मिलती थी, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 10AA SCZ के केस में जो प्रॉफिट होता था उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो 5 साल में 100%, फिर उसके अगले 5 साल 50%, फिर उसके अगले 5 साल 50% जो प्रॉफिट का एग्जम्पशन वो मिलता था डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा। सैलरी के अंदर इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन अ लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। अगर हमने रिसर्च के लिए आउटसाइड पार्टीज को अप्रूव आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करी है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद 35AD की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेंगी, और ATC से ATU की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। उसमें दो को छोड़ के, कौन कौन सी सर? एक ATCD जो कि आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, उसको छोड़ के, और अग्निपथ योजना के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है उसको छोड़ के। ओके, ओके सर। तो ये हमारी डिडक्शंस थी जो कि अलाउ नहीं होती थी हमारी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर। सर्टेन लॉसेज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, जो हमारा टेबल में दे रखा है, ठीक है, जो अभी पढ़ा हमने, उससे रिलेटेड कोई लॉस है या डेप्रिसिएशन है अर्लियर ईयर्स का, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, जिसकी हमें डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, और डेप्रिसिएशन। ओके, ओके सर। डेप्रिसिएशन के केस में अगर डेप्रिसिएशन का ब्लॉक का रेट 40% से ज़्यादा है तो हम उसको 40% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो हमारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद अगर किसी और लॉ में कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है किसी अलाउंस या परक्यूजिट के लिए, तो उसके डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर वो एग्जेम्पशन और डिडक्शन अलाउ नहीं है हमें। ओके, ओके सर। उसके अलावा जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर लॉस आ रहा है और हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर रखा है, तो हम उसको किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, विद इन हेड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक में इनकम आ रही है, एक में लॉस आ रहा है, तो दोनों को हम आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस आ रहा है तो हम उसको PGBP के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर। ओके सर। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम चूज करने का टाइम लिमिट क्या है? तो उन असेसिस के लिए जहाँ पे उनकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, मतलब PGBP से उनकी कोई इनकम नहीं है, वो हर साल एवरी ईयर जो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, वो उसको चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या फिर ऑप्शनल, दोनों में जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल है हर साल चूज़ कर सकते, जिनकी PGBP की इनकम नहीं है। ओके, ओके सर। इन केस ऑफ असेसी हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के केस में उनको सिर्फ एक बार चांस मिलेगा, ठीक है, एक बार मौका मिलेगा उनको। Such individual HUF, AOP, BY or artificial juridical person having income from business or profession have an option to shift out of a default tax, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने का ऑप्शन, रिजिम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन under this section, and the option to be exercised on or before the due date is specified under section 139(1).
for furnishing the return of income for such previous year. Once such option is exercised would apply to subsequent assessment year. तो जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, ठीक है, उस दिन तक इनको एक्सरसाइज कर लेना है ऑप्शन को कि आपको क्या लेना है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम लेना है या डिफ़ॉल्ट लेना है, और एक बार ले लिया तो वही सबक्वेंट ईयर में चलता रहेगा. Such person who has exercised the option of shifting out of a default tax regime and any previous year shall be able to withdraw such option only once. सिर्फ एक बार मौका देंगे विड्रॉ करने का, ठीक है. एंड पेड टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया सर. उसके बाद सबक्वेंट ईयर में वही चलता रहेगा जब तक उसको ये सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा विड्रॉ करने का. अगर ठीक है, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो सिर्फ एक मौका मिलेगा अगर वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में आना चाहता है. उसके बाद हमेशा उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ही लगता रहेगा. Thereafter, such person shall never be eligible to exercise the option under this section except where the person ceases to have any business income. अगर बिजनेस की इनकम ही ख़त्म हो जाए तो फिर वो इस कैटेगरी 1 में आ जाएगा, अदरवाइज उसी में डिफ़ॉल्ट में ही चलता रहेगा. ओके ओके सर. तो पीजीबीपी के केस में हर साल वो चूज़ कर सकता है ऑप्शनल में से या डिफ़ॉल्ट में से. और जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, पहले केस में पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो हर साल वो चूज़ कर सकता है ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में से जो भी उसको ज़्यादा फ़ायदा करे. दूसरे में जहाँ पे उसकी पीजीबीपी की इनकम है, उसके पास एक बार उसके पास ऑप्शन है एक्सरसाइज करने का, ठीक है. ऑप्शन उसने मान लीजिए ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसके पास एक ही विड्रॉ करने का ऑप्शन है, और विड्रॉ कर लिया मान लीजिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गया, उसके बाद वो उसी में ही चलता रहेगा जब तक कि उसकी बिजनेस की इनकम बंद ना हो जाए. ठीक है, जैसे बिजनेस की इनकम बंद होगी वापस से ये कैटेगरी 1 में आ जाएगा. ओके ओके सर. चलिए अब आगे चलते हैं. तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर देखा था स्लैब क्या था हमारा. हाँ सर, 3 लाख था अप टू 3 लाख सर नील. उसके बाद 3 लाख से 6 लाख 5%, फिर आपका 10% ऐसे करके था. ठीक है, ठीक है सर. अब अब जो नॉर्मल हमारा है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या स्लैब है, अप टू 2.5 लाख नील. रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक नील, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक क्या है, नील है. ठीक है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल या उससे ज़्यादा, तो 5 लाख तक जो भी इनकम होगी वो जो भी स्लैब है वो उस पर नील टैक्स लगेगा आपका. उसके बाद नेक्स्ट पे उसके बाद अप टू 5 लाख, पहले दूसरे केस में ही. तीसरा तो 5 लाख तक एग्जेम्प्टी है आपका रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के केस में. तो पहले दूसरे केस में 5% टैक्स लग जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख और 3 लाख से 5 लाख के बीच में. फिर 5 से 10 20%, फिर 10 से ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा. ओके ओके सर. उसके बाद आता है हमारा टैक्स रेट ऑन स्पेशल इनकम. सेक्शन 112, सेक्शन 112A और ट्रिपल ए, ये 3 सेक्शन है. ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल गेन से रिलेटेड है, तो जो हमारा 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताता है, उसके ऊपर 20% का रेट है. ज़्यादा आपको अगर डिटेल में इसके ऊपर जानना है तो कैपिटल गेन के ऊपर जो हमने चैप्टर बनाया था उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं. अभी मैं सिर्फ समरी में बताऊंगा. फिर 112A के अंदर जो हमारा इक्विटी शेयर था, इक्विटी ओरिएंटेड फंड था, उसके ऊपर 10% रेट लग रहा था अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा था. और जो हमारा ये यूनिट और इक्विटी शेयर है, इस पे हमने परचेज और सेल के दोनों के टाइम पे क्या किया हो, एसटीटी पे हो रखा हो.
फिर हमारा ट्रिपल ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में 15% रेट था। कंडीशन क्या थी कि जो सेल हो रहा है उसके ऊपर एसटीटी लगना चाहिए और ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2004 के बाद होना चाहिए था। ओके ओके सर। फिर सेक्शन 115 बीबी के अंदर जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, जो मतलब कैजुअल इनकम था, गैम्बलिंग वगैरह, उस पे सब पे 30% लग रहा था ऑनलाइन गेम को छोड़ के। फिर ऑनलाइन गेम के ऊपर 115 बीबीजे के अंदर 30% टैक्स लग रहा था। 115 बीबी के अंदर अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इन सब के ऊपर 60% टैक्स लगता है। ठीक है, 60% प्लस सरचार्ज इसके ऊपर 25% है और 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो टोटल मिला के 78% टोटल इनकम बन जाता है। इस सेक्शन में हमारा जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है इन इनकम्स के अगेंस्ट या एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट, वो भी नहीं मिलेगी हमें। ओके ओके सर। चलिए अब देखते हैं रेट ऑफ सरचार्ज। डिटेल में हम ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके ओके सर। रेट ऑफ सरचार्ज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर इंडिविजुअल एचओ के केस में जो उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A, अगर 50 लाख से एक्सीड कर जाता है बट अप टू 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है बट अप टू 2 करोड़ है तो 15%। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम, स्पेशल इनकम को छोड़ के, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112 और 112A, इनको छोड़ के अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो 25% लगेगा और बाकी के ऊपर 15% लगेगा जो स्पेशल इनकम है आपकी। ओके ओके सर। और अगर कोई इनकम इसमें फॉल नहीं हो पा रही है तो वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगी, उस पर लगेगा 15%। ओके ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। अगर 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है 15%। फिर आता है यहाँ पे चेंज, 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तो 25% लगेगा और स्पेशल इनकम्स के ऊपर 15% लगेगा। उसके बाद वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम को छोड़ के 5 करोड़ से भी एक्सीड कर जाता है तो 37% लगेगा। और स्पेशल इनकम के ऊपर 15% ही रहेगा। इनको अलग क्यों किया? क्योंकि सर स्पेशल इनकम के ऊपर 15% से ज़्यादा का हम सरचार्ज नहीं लगा सकते। ओके ओके सर। उसके बाद अगर कोई इनकम किसी भी इनमें से ऊपर वाली कैटेगरी में से फॉल नहीं होती तो उस पर कितना लगेगा? 15% लग के चलेगा। ओके ओके सर। फिर हमारे एक कॉन्सेप्ट आता था मार्जिनल रिलीफ का। क्या था मार्जिनल रिलीफ? सरचार्ज की वजह से, सरचार्ज की वजह से अगर अगर हमारा जो टैक्स बढ़ रहा था वो एक्सीड कर जाता था, जितनी इनकम बढ़ी उससे ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी की इनकम 50 लाख तक है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज नहीं लगेगा। अब किसी की 51 लाख है तो उस पर सरचार्ज लगेगा? लगेगा सर। हाँ बिल्कुल लगेगा सर, 10% सरचार्ज लग जाएगा। अब इसकी वजह से होगा क्या? होगा क्या, इनकम बढ़ी है आपकी 1 लाख से, लेकिन जो टैक्स होगा, टैक्स है वो 1 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएगा इस 10% की वजह से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस केस में हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, जो आपका टैक्स है उसको हम एडिशनली जो 1 लाख तक की इनकम है वहाँ तक लिमिट कर देंगे, उससे ऊपर आपको हम मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। Marginal relief ensure the increase in the amount of tax payable, including such are due to increase in total income of assessee beyond the prescribed limit, should not exceed the amount of increase in total income. एग्जाम्पल से समझे? हाँ सर एग्जाम्पल समझते हैं। 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालिए, चलिए 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालिए ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर।
निकालिए कितना आता है। अप टू 2.5 लाख एग्जाम है, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 और 10 से ज़्यादा। ठीक है, ये हो गई हमारी 2.5 लाख इनकम। इस पे क्या टैक्स लगेगा? नील लगेगा आपका। फिर यहाँ पे कितनी इनकम आ गई? 2.5 लाख, इस पे कितना लगेगा? 5% लगेगा। फिर यहाँ पे 5 लाख आ गई, यहाँ पे कितना लगेगा? 20% लगेगा। और यहाँ पे कितनी हो गई सर? 40 लाख, कितना लगेगा सर? 30%। तो टैक्स निकालिए कितना आता है? ये नील, ये आएगा आपका 12.5%, सॉरी 2.5 इंटू 5%, 12,500। 12,500 ये आया। फिर ये आएगा आपका 1 लाख, और ये आया 40 लाख का 30%, 12 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 13,125,000। ठीक है, ये टैक्स निकला। अब सेम 51 लाख पे निकालिए। सेम 51 लाख पे, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। हाँ सर, 1,12,000 प्लस 41 इंटू 30%। तो ये हो गया आपका 1,12,000 प्लस 12,30,000। 13,425,000। ठीक है, ये 51 लाख पे निकला। अब इसमें क्या ऐड कीजिए? आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए। ऐड सरचार्ज कितना? 10%। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1476750। अब देखिए, देखिए इनकम कितनी बढ़ी सर? 1 लाख से बढ़ी। इनकम कितने से बढ़ी? इनकम सर 1 लाख से बढ़ी। और टैक्स कितने से बढ़ गया? 1 पॉइंट, सॉरी पूरा ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी। 1,34,250 रुपये। इतनी इनकम बढ़ी, इतना टैक्स बढ़ गया। तो अब जो पर्सन है वो क्या करेगा? कहेगा मुझे नहीं चाहिए भाई 1 लाख रुपए, आप मुझे 50 लाख ही दे दो। ये तो मुझसे आप जितना मेरी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा आप टैक्स ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ठीक है एक काम करते हैं, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है वहाँ तक हम आपसे टैक्स ले लेते हैं, बाकी का हम छोड़ देंगे। तो बोलेंगे ठीक है, 34,250 रुपये जितना एक्सेस है 1 लाख के ऊपर, इनकम जितनी इंक्रीज हुई है उससे ऊपर जितना टैक्स इंक्रीज हुआ है वो हम आपका मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा? 34,250 रुपये हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। बट ध्यान से आप देखोगे तो क्या कर रही है, जितनी हमारी इनकम थी सारी की सारी ले गए एज अ टैक्स। 50 लाख से जितनी ज़्यादा इनकम थी हमारी, सारी की सारी एज अ टैक्स लेके चले गए। ओके, ओके सर। तो ऐसे ही नाम का ही है वैसे, मार्जिन रिलीफ। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता था हमारे रिबेट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। सेक्शन 87 है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलता था ये। तो डिफ़ॉल्ट टैक्स के केस में अप टू 7 लाख तक अगर इनकम थी तो उस केस में 25,000 रुपये तक का हमें रिबेट मिलता था। ओके, ओके सर। और अगर 7 लाख से एक्सीड कर जाती थी इनकम तो उस केस में फॉर्मूला दे रखा था। तो पहला स्टेप हम निकालेंगे, टोटल इनकम में से 7 लाख माइनस करेंगे, फिर कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन अ बी टोटल इनकम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकल के आ जाता था हमारा कि कितना निकलेगा। उसके बाद ऑप्शनल टैक्स रिजीम में अप टू 5 लाख जिनकी इनकम थी उनको 12,500 रुपये तक का रिबेट मिल जाता था। लेकिन अगर 5 लाख से एक्सीड कर रही थी इनकम तो कोई रिबेट नहीं था वहाँ पे। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं।
रिबेट हम कैलकुलेट करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले, और जो हमारा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए था उसके अंदर रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए नहीं मिलेगा। ओके, ये हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। तो 87 ए के जो रिबेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए के अंदर नहीं मिलेगा। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन से, हमें पता है 4% लगता है। उसके बाद आता है हमारा एक नया टॉपिक, आ जाता है हमारा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एमटी जिसको बोलते हैं। तो कंपनी के केस में आता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अदर्स के केस में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसमें क्या होता है जिनकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, जिनकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है और वो किसी जो सेक्शन दे रखे हैं उसके अंदर कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट ने बोला कि आप रेगुलर के हिसाब से तो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, रेगुलर के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमटी के हिसाब से भी अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। इसमें क्या, एक जो इनकम आएगी उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके एक अमाउंट इनकम निकालते हैं, उसके ऊपर 18.5% के हिसाब से टैक्स निकालते हैं। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, दोनों में जो भी हायर होता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। मान लीजिए एमटी हायर हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स देंगे, ये हायर है तो इसी पे देंगे। अब मान लीजिए इसके ऊपर निकल के आया 1000 रुपये, इसमें निकल के आया 1500 रुपये टैक्स, ठीक है, 500 रुपये हमने ज़्यादा टैक्स दिया रेगुलर से, हाँ। तो ये जो 500 रुपये है इसका हम आने वाले सालों में, नेक्स्ट ईयर्स में, सॉरी, सक्सीडिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में इसका हम 500 रुपये का हमें क्रेडिट मिल जाएगा। और उस ईयर में, जिस ईयर में हम रेगुलर टैक्स में पेमेंट करेंगे एमटी के अलावा, तो ये 500 का क्रेडिट हम उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके सर, तो इसमें कुछ खास आपको समझाने वाला है नहीं और एग्जाम में भी इससे कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ, इसमें एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है इसके अंदर, कि किस इनकम के ऊपर हम 18.5% निकालेंगे, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम एट द रेट 18.5% प्लस चार्ज, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज लगेगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन 4% का, वो तो जैसे उस पर लगता है इसमें भी लगेगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 12 इंक्रीज बाई, मतलब अगर इस एसएससी ने इनमें से कोई से भी क्लेम किया हुआ है, SCZ वाला क्लेम किया है, 10AA वाला डिडक्शन क्लेम किया है, तो उसको ऐड कर देंगे। 35AD का किया है तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। और ऐड करने के बाद जितना डिडक्शन होगा वो लेस कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का एसेट है, ठीक है, तो 100 रुपये का एसेट का पूरा 100 रुपये मिल गया। जबकि अगर मान लीजिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं 100 रुपये के ऊपर, तो 15 रुपये मिलता है हमें। तो 100 रुपये और 15 रुपये अलग से क्लेम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन उसमें से 15 रुपये माइनस कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 85 रुपीज़ ऐड करेंगे नेट। फिर चैप्टर 6A के अंदर जो हेडिंग सी के अंदर डिडक्शन जो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम है, अगर वो दे रखी हैं, उसकी डिडक्शन क्लेम करी है, तो वो भी माइनस होगा। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको खास बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। ओके ओके सर, टैक्स क्रेडिट बता ही दिया कि जितना जितना हम एमटी के अंदर टैक्स पे करेंगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा हमें आने वाले सालों में, जिस ईयर में हम रेगुलर बेसिस पे टैक्स देंगे। एमटी का जो क्रेडिट है कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर? मैक्सिमम 15 ईयर्स। जिस ईयर में क्रेडिट बना उसके अगले 15 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके ओके सर, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर, तो मोटा मोटी हमने
जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था उसको एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन करें। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। मिस्टर कदम इज entitled to a salary of 40,000 per month. He is given an option to by his employer either to take HRA or rent free accommodation which is owned by the company. The HRA amount payable was rupees 7,000 per month and the rent for the hired accommodation was 6,000 per month at New Delhi. Okay. Advise Mr. Kadam whether it would be beneficial for him to avail HRA or rent free accommodation. Give your advice on the basis of net take home cash benefit. Assume Mr. Kadam exercised the option of shift out of default tax regime under section 11 BAC. तो हमें इसमें क्लाइंट को एडवाइस करना है कि उसको एम्प्लॉयर ने इसको दो ऑप्शन दिया है कि आप या तो HRA ले लो या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन ले लो। अगर HRA लेते हो तो हम 7,000 पर मंथ आपको HRA देंगे, और इसने जो फ्लैट लिया है, घर लिया है, उसके लिए ये 6,000 रुपये रेंट दे रहा है, ठीक है। और रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑन बाई एम्प्लॉयर है, ऑन है। तो हमें बताना है कि HRA लेना चाहिए या रेंट फ्री अकोमोडेशन लेना चाहिए इसको, ऑन द बेसिस ऑफ नेट टेक होम कैश बेनिफिट। मतलब दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और जिसमें ज़्यादा कैश, नेट कैश जिसमें ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है, वो वाला ऑप्शन हम लेके चलेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना। पहले HRA इंक्लूड करके करना है और फिर इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। फिर टैक्स निकालना है, टैक्स निकाल के टैक्स निकाल के नेट आ जाएगा हमारा, ठीक है सर। उसमें से HRA के केस में रेंट पेड और माइनस कर देंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, जिसमें भी ज़्यादा कैश ये घर लेके जा रहा है वो वाला ऑप्शन बेटर होगा। ओके, ओके सर। तो सॉल्व करें या मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें जो HRA वाला ऑप्शन है वो बेनिफिशियल है, और इसमें जो रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला निकालेंगे हम, जब रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालेंगे तो नए जो रूल आ गए हैं आपके, 10%, 7%, 7.5% और 5%, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो क्योंकि दिल्ली में है तो 10% ऑफ सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन निकल के आएगा। ओके, ओके सर। तो दोनों के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या लेनी है, 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। पुराने वाले से मत कीजिएगा। फिर कंपेयर करने के बाद हमारा HRA वाला निकल के आएगा। ओके, तो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ डाउट आएगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए आपको। ओके, ओके सर। आपका जो भी निकल के आएगा, टोटल इनकम आएगी, ठीक है। कैश फ्लो कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ आपको। टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, हाँ सर। उसमें से रेंट माइनस कर दीजिएगा, रेंट पेड, रेंट भी तो माइनस करेगा ही, हाँ सर। इसमें नहीं होगा। फिर टैक्स माइनस हो जाएगा, हाँ सर। टैक्स माइनस होने के बाद देखिएगा नेट कैश किस में ज़्यादा आ रहा है, नेट कैश किस में ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा आ रहा होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम उसको वो एडवाइस करेंगे। तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा आप। ओके, ओके सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। मिस चार्ली, अमेरिकन national, got married to Mr. Radhe of India in USA on 2 March 2 March 23 and came to India for first time on 16 March 23. She left for USA on 19 September 23. She returned to India again 27 March 24. While in his India, he purchased a showroom in Mumbai on
30/4/2023 विच आज लीज्ड आउट टू अ कंपनी ऑन रेंट 25,000 पर मंथ फ्रॉम May 23. She had taken a loan from bank for a purchase of this showroom on which bank has charged interest of 97,500. ठीक है, 97,500 बैंक का इंटरेस्ट हो गया अप टू मार्च. शी हैज रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम हर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24. पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड इतना मिला है. मैरिज सिस्टर ऑफ हस्बैंड, मैरिज जो हस्बैंड की मैरिज सिस्टर है उसने मतलब ननद जिसको बोलते हैं, उससे 11,000 मिले हैं. और हस्बैंड के 2 फ्रेंड से इतना इतना मिला है. तो हमें बताना है कि क्या टैक्सेबिलिटी होगी, क्या इनकम होगी. तो सबसे पहले हमें इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है. ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के हमें इनका कितना इनकम होगा वो निकाल के देना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ये हो गया प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24. ठीक है, ये ऐसे ही बना दिया, वो दोबारा से बना लेते हैं. प्रीवियस ईयर 22-23 और ये प्रीवियस ईयर 23-24. तो ये 16/3 को 16/3/23 को इंडिया में आई और 19/9/2023 तक इंडिया में रही. ड्यूरिंग दैट पीरियड वो इंडिया में थी. ओके. ओके सर. फिर यहाँ से फिर यहाँ तक इंडिया से बाहर चली गई, वापस वापस 27/3 को इंडिया आई. ठीक है. ठीक है सर. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस पहले 182 दिन चेक करेंगे. अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज चेक करेंगे प्लस उसके पिछले 4 सालों में 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में हम 365 दिन या उससे ज़्यादा चेक करेंगे. ठीक है, 182 दिन पहले चेक करेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 में. अगर वो फुलफिल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्या वो 60 दिन से ज़्यादा थी. अगर हाँ, फिर प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल जाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि क्या उन 4 सालों में 365 दिन वो रही है इंडिया में. ठीक है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगी. तो चलिए चेक करते हैं कितने दिन होते हैं. 16 दिन यहाँ पे हो गए आपके और यहाँ पे कितने हो गए, 1 अप्रैल से लेके 19 सितंबर तक. कैलकुलेट कीजिए. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 172 दिन यहाँ बन रहे हैं. ड्यूरिंग दैट पीरियड 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक 172 दिन इंडिया में रही. और यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन यहाँ पे रही. तो टोटल प्रीवियस ईयर 23-24 में 177 डेज इंडिया में थी. तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हुई, पहली वाली? नहीं सर. अब दूसरी चेक करते हैं. 60 दिन प्रीवियस ईयर में रही. हाँ सर. अब उसके पिछले 4 साल चेक करने हैं अपने को कि उसमें 365 दिन इंडिया में रही थी वो. आंसर इज नो. वो पहले फर्स्ट टाइम आ रही है इंडिया में 16/3 को. 16/3 को फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रही है. तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही. तो क्या बन जाएंगी, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24. ओके. ओके सर. उसके बाद उसके बाद ये हमारा 25,000 रेंट मिल रहा है. 11 महीने का रेंट निकाल लेंगे. 2,75,000 आएगा आपका. 25 × 11. ठीक है. फिर उसके हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे. उसमें से ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस कर देंगे और 30% माइनस कर देंगे एनएवी का. ठीक है.
ठीक है सर। उसके बाद ये जो इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, तो चेक करेंगे क्या रिलेटिव से तो गिफ्ट नहीं मिले, तो पेरेंट्स से मिले हस्बैंड के, ये सर रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, तो ये गिफ्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ये किससे मिला है? रिलेटिव से मिला है। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? आती है, हाँ सर आती है। तो ये दोनों केसेस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी। फिर फ्रेंड से मिला है हस्बैंड के, ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट का अमाउंट कितना हो गया? 1,72,000। 50,000 तक अगर मिलता गिफ्ट नॉन रिलेटिव से, तो तो वो टैक्सेबल नहीं होता। ओके, बट यहाँ पे 1,72,000 है तो टैक्सेबल हो जाएगा आपका। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज अज्यूमिंग दैट शी हैज अ पर्सन ऑफ इंडियन origin and her total income from Indian sources is 18 lakh and she is not liable to tax in USA। तो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर एक डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाँ सर। तो वो यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा? पहला था कि पर्सन इंडियन सिटीजन हो या ठीक है, इंडियन सिटीजन हो और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो, किसी और कंट्री में टैक्स नहीं दिया हो, और जो हमारी बेसिक कंडीशन है उसमें रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है। और दूसरा, कोई इंडियन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो कि इंडिया में विजिट पे आया है और 120 दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में रहा है और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा है, तो फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। तो 120 दिन तो रही है, बट पिछले तीन पिछले 4 सालों में ये 365 दिन नहीं रही है, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी? नॉन रेसिडेंट ही बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पे भी कोई आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई करना है आपको, खुद से ट्राई करना है, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और जहाँ डाउट लगेगा आप मुझसे पूछिएगा, जहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं करे। डॉक्टर निरंजन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 60 ईयर्स। तो पहले इसको हाईलाइट कर लेना है कि क्या है ये? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ठीक है, हर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, उनका ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड खर्चा है, फिर इनकम टैक्स का कुछ रिफंड मिला है, डिविडेंड मिला है यूटीआई से, कुछ गेम शो जीता है उससे इनकम मिली है, रेंट मिला है, मेडिसिन है, स्टाफ सैलरी है, क्लिनिक कंज्यूमेबल्स है, रेंट पेड है, एडमिन एक्सपेंसेस है, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च है, ये सब दे रखा है। फिर नेट प्रॉफिट निकल के आया है। ओके, फिर एडिशनल पॉइंट दिए रखा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है? पहले गो थ्रू करना है जो इनका पीएनएल या इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, कि क्या क्या इनकम है जो हटना है, क्या क्या एक्सपेंडिचर है जो हटना है। तो देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स जो रिफंड मिला है, ठीक है, जो 5,000 का है वो तो टैक्सेबल होगा नहीं, ठीक है, उसको वैसे ही हटा देंगे। और जो इंटरेस्ट है 450 रुपये का, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से तो ये पूरा ही हटेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर सिर्फ 550 रुपये आएगा। फिर डिविडेंड हट जाएगा यहाँ से, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। विनिंग फ्रॉम गेम शो, नेट दे रखा है 35,000, जिस पे टीडीएस 15,000 का, तो ग्रॉस करेंगे इसका पहले, इनकम तो ग्रॉस ही लेंगे। तो 15 + 35 कितना हो गया? 50,000। यहाँ से 35 माइनस करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर 50 ऐड कर देंगे। फिर रेंट हो गया, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या है। फिर बोला है रेंट पेड इंक्लूड
30,000 पेड बाई चेक टुवर्ड रेंट ऑफ हर रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। जो ये रेंट 90,000 का दिखा रखा है उसमें 30,000 इन्होंने खुद के घर का भी रेंट पे कर रखा है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो। हाँ सर। तो ठीक है। जो 30,000 है, 30 में से जो इसमें 90,000 में 30,000 इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में 30,000 ऐड कर देंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंट हमारा 60,000 हो जाएगा और प्रॉफिट 30,000 से हमारा बढ़ जाएगा। क्लिनिक इक्विपमेंट दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे इनके ऊपर। हाँ सर। यहाँ पे सर ये 7 दिसंबर को लिया है तो 50% कर देंगे डेप्रिसिएशन को रिस्ट्रिक्ट। ओके सर। इसका पूरा रेट पे आ जाएगा 15% पे, ये आएगा 7.5% पे डेप्रिसिएशन। रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सूरत, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इतना है, म्यूनसिपल टैक्स इतना पे किया है, विच हैज़ इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो रेंट पेड जब हम हटाएंगे, बोला कि जो म्यूनसिपल टैक्स उसका था वो एडमिन एक्सपेंसेस में हमारा इंक्लूड है 2,000। तो जब इनकम हटा रहे हैं तो यहाँ से भी 2,000 हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। देन अगला क्या है, सी रिसीव्ड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल केयर हॉस्पिटल विच हैज़ नॉट इंक्लूडेड इन कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस। जो ऊपर हमारे इनकम में आ रही थी कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस, उसमें 7,500 की सैलरी और मिल रही है किसी हॉस्पिटल से, वो इंक्लूड नहीं है, तो इसको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर लेके चलेंगे। डॉक्टर Niranjan avail a loan of 5,50,000 from bank for higher education of her daughter. She repaid principal of 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 55 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, इसकी डिडक्शन 80E के अंदर मिल जाएगी अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट किया है तो। सी पेड 1 लाख एज अ ट्यूशन फी, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी 80C के अंदर, नॉट बीइंग अ डेवलपमेंट फी और डोनेशन। ठीक है। ठीक है सर। an amount of 28,000 also paid by check for his medical insurance premium। तो कितना मिलेगा, 25 की 50, सब 25,000 मिलेगा। आंसर इज गलत। क्यों, ऊपर मैंने हाईलाइट करवाया था आपसे, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, उनके केस में कितनी लिमिट है सर, 50,000 की, तो 28,000 मिल जाएगा 80D के अंदर। ठीक है। ठीक है सर। अब हमें बताना है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम और ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो पहले डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर जो इनकम आई उसी में एडजस्ट करके हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम में निकाल लेंगे। तो इनकम निकाल के दे रखी है, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं निकलेगा तो मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। ओके। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस पूर्वी एज 55 ईयर्स। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन नहीं है, कहानी खत्म। इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सीए है प्रैक्टिस में, सी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, मतलब जब कैश पेमेंट करा तो एक्सपेंस बुक होगा, जब कैश में रिसीव हुआ तो इनकम बुक करती हैं। तो फीस अन दिखा रखी है। ठीक है। डिविडेंड ऑन शेयर यहाँ से हट जाएगा आपका, इनकम फ्रॉम यूटीआई हट जाएगा, होनोरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर ये हट जाएगा आपका, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं डेबिट की तरफ। ये ठीक है, ये ठीक है, इंसेंटिव स्टेपेंड वगैरह सब दिया, ये सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा उनको। ऑफिस रेंट ये भी अलाउ हो जाएगा, प्रिंटिंग ये भी, मैं परचेज ऑफ कार
परचेज ऑफ कार, इसको हम ऐड बैक कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, ठीक है सर। रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल ऑफ कार 4,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,25,000, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस, ये ऐड बैक हो जाएगा। जब इनकम हटाएंगे तो ये भी यहाँ से हट जाएगा आपका, तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। अदर इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 15% ऑन मोटर कार। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10 लाख, सॉरी 10,500। जो यहाँ पे इनकम दे रखी है उसके अलावा भी इसको अलग से 10,500 का कुछ बेनिफिट मिला। ठीक है सर। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। इंसेंटिव दे रखा है, ठीक है, अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 फॉर अ पीरियड ऑफ, ये दे रखा है अक्टूबर 23 से लेके 2 पीरियड इंक्लूड हो गए। 6 महीना इस साल में पड़ रहा है, प्रीवियस ईयर 23-24 में पड़ रहा है आपका, और बाकी का 24-25 में पड़ रहा है 6 महीने। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रीपेड निकाल लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल लेंगे और 1,000 रुपये एडजस्ट कर देंगे, जबकि नहीं करना है हमें। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस है, अक्रूवल बेसिस नहीं है। जितना पे किया उसके बेसिस पे वो अपना एक्सपेंस क्लेम कर रही है। ओके, ओके सर, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है पॉइंट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है कि अक्रूवल बेसिस है कि कैश बेसिस है। ओके, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, सॉरी ट्रैवलिंग expenses include expenditure incurred on foreign tour of 22,000 which are within RBI norms। ठीक है, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर इंक्लूड है आपका 32,000 का फॉरेन टूर पे, जो कि आरबीआई लिमिट के अंदर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन ऑन हर अमाउंट 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, लेकिन पे किया है कैश में, तो कैश में पे करने पे इसकी डिडक्शन एटीसी में, एटीडी में नहीं मिलेगी। से इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 10,000 इन एनएससी, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी के अंदर, अगर ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखा है। इन दोनों की डिडक्शन कब मिलेगी, जब ऑप्शनल टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखा है, डिफॉल्ट के केस में नहीं मिलेगा। सी पेड एडवांस टैक्स ऑफ, सी पेड 70,000 टुवर्ड एडवांस टैक्स, तो जितना भी टैक्स निकलेगा उसने एडवांस टैक्स 70,000 का दे रखा है। ठीक है, तो हम टैक्स लेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर 70,000 से एडजस्ट कर देंगे, जितना भी आएगा पेबल या फिर रिफंड, वो हम बता देंगे कि इसको इतना और पे करना है या इतना इसको रिफंड लेना है। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर वाई carries on his own business. An analysis of his trading and profit and loss account for the year ended 31st March 24 revealed the following information. नेट प्रॉफिट इतना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम यूटीआई इसमें ऐड है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे। कहाँ चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम डेवेंचर, इंटरेस्ट फ्रॉम डेवेंचर, इनकम फ्रॉम यूटीआई, विनिंग फ्रॉम रिसोर्सेज, ये तीनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। It was found that some stock were omitted to included in both opening and closing. ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ स्टॉक इंक्लूड होना रह गया, ओपनिंग में 8,000 और क्लोजिंग में 12,000। अब ध्यान से समझने वाली बात है, देखिए हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, हाँ सर, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ध्यान ध्यान से एनालिसिस करके बताइए, अगर मेरा
ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। और अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? सर आंसर है कम होगा। तो हम जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 8,000 से हम जब बढ़ाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट उतने से हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा है, जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितने से क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उतने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। ओके। क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। ठीक है। ठीक है सर। 1 lakh was debited in a P&L being contribution to university approved and notified under section 35। मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया इसने 1 लाख का, जो कि पीएनएल में डेबिट है। तो अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लिया होगा तो डिसअलाउ हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ हो जाएगा। सैलरी इंक्लूड 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज रीजनेबल टू एक्सटेंट ऑफ 2,500। ठीक है। तो 2,500 तक अनरीजनेबल है 48(2) के अंदर, रिलेटेड पार्टी में एक्सेसिव है, तो इसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे हम। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट कॉस्टिंग इतना। मतलब कुछ गिफ्ट पैक करके उन्होंने आ, अपने इंपॉर्टेंट कस्टमर को दिए हैं, तो क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है तो इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 37 सेक्शन 37 में। फिर टोटल एक्सपेंसेस ऑन अ कार वाज इतना 78,000। द कार वाज यूज बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पज। 3/4 इज फॉर बिजनेस पर्पज। कार के ऊपर टोटल एक्सपेंसेस इतना था। हाँ सर। इसका 3/4 आपका बिजनेस के लिए था, तो जो 1/4 था वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। 1/4 हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 30,000 पेड टू एंड कंपनी अ गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश ऑन जनवरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट टू वेयर हाउस। 30,000 का कैश पेमेंट किया है इसने जीटीए को। ठीक है। सिंगल डे में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेक्शन 4A3 कैश पेमेंट वाला, कि जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करें। लेकिन ये क्या है, जीटीए है, तो जीटीए केस में लिमिट 10,000 की जगह 35,000 है। तो अगर एक दिन में 35,000 तक अगर हम पेमेंट करते हैं जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30,000 विथ इन लिमिट है, तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। फिर डेप्रीशिएशन दे रखा है, ठीक है सर, बुक्स बुक्स के हिसाब से दे रखा है, उसको ऐड बैक कर देंगे। और इनकम टैक्स के हिसाब से दे रखा है, उसको लेस कर देंगे। फिर ड्राइंग दे रखी है, डेबिटेड है, तो ड्राइंग को हटा देंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन, ठीक है, इतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड बैक कर देंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी डेबिटेड इन बुक्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 15,000 का खरीद रखा है, उसको बुक्स में डेबिट कर रखा है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। इसकी डिडक्शन हमें एटीसी में मिलेगी। ओके। ओके सर। तो हमें कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर इनका कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर राजीव एज 50 years a resident individual and practicing chartered accountant furnish you the receipt and payment account of financial year 23-24। इतना रिसिप्ट दिखा रखा है, ये पेमेंट दिखा रखा है। ओके। ओके सर। तो क्या क्या चीज़ें हैं, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट दे रखा है, मोटर कार लोन ले रखा है। वेरी गुड। सैलरी दिया है स्टाफ को, बोनस स्टेपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट। फिर एडमिन एक्सपेंसेस दे रखा है, ऑफिस रेंट दे रखा है, हाउसिंग लोन रिपेड वो दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो दे रखा है, मोटर कार गाड़ी खरीदी है वो है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है, बुक्स खरीदा है वो है, कंप्यूटर खरीदा है वो है, फिर कुछ ड्राइंग करी है वो है, और पीपीएफ है वो है आपका।
फिर मोटर कार मेंटेनेंस है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर, यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट ही नहीं दे रखा है, ये कैसे निकालेंगे सर बताओ तो। नेट प्रॉफिट ही नहीं है, अब तो इन्होंने हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया। अब कैसे करेंगे बताओ, कैसे क्या करेंगे सर? देखो इन यहाँ पे फीस दे रखी है। हाँ सर फीस दे रखी है। ठीक है, रेंट दे रखा है, इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है। और पीजीपीपी में फिर जो जो एक्सपेंसेस हैं, रिलेवेंट एक्सपेंसेस, वो माइनस करते जाएंगे। जो एटीसी की डिडक्शन है, डी की, एटी डी की डिडक्शन है, वो लास्ट में डिडक्शन में से देते रहेंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे होएगा। जी बिल्कुल। फिर बता रहे कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें 50% में ये खुद रहते हैं, बाकी 50% आपका लेट आउट है। ओके। मंथली रेंट है 5,000। मोटर कार was put to use both official and personal, 1/5 of motor car used for personal purpose। तो 4/5 बिजनेस पर्पस के लिए है, इतना हमें अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। नो कार लोन इंटरेस्ट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई कार लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू में वो दे रखा है हमें, फर्नीचर का और प्लांट का ओपनिंग, डब्ल्यू भी दे रखा है। फिर कुछ ड्यूरिंग द ईयर भी खरीदा इन्होंने, बुक्स खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अच्छा। हाँ। प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। क्यों? एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है? जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है एसएससी। ओके। ओके सर। फिर कंप्यूटर है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, 3 एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पे। मोटर कार का कर देंगे हम 10,000 का, 4/5 इतना अलाउ हो जाएगा। हाँ सर। ये हमारा एटीसी में चला जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम ले ही नहीं रहे इसको। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। नवंबर में लिया है तो लेस देन 180 डेज है। बुक्स पे मोर देन 180 डेज ले लेंगे डेप्रिसिएशन। मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है खुद के लिए और वाइफ के लिए 18,000, तो पूरा 25,000 तक मिल जाएगा एटीडी के अंदर। ऑफिस रेंट है, ये एक्सपेंस में ले लेंगे, इनकम के अगेंस्ट में ये ले लेंगे, अदर एडमिन एक्सपेंस ले लेंगे। ठीक है, और ये एटीडी में आपका चला जाएगा। हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, 88,000 का इंटरेस्ट है। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पूरे घर का हमने 88,000 का इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो 50% में ये खुद रहता है, मतलब 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अब बाकी लेट आउट है आपका 50%। तो इसका 44,000 इधर आ जाएगा और 44,000 इधर आ जाएगा। इसको हम लिमिट कर देंगे 30,000 तक, क्योंकि लोन आपका जो टाइम पीरियड दे रखा है उसमें उससे भी पुराना है। ओके। ओके सर। और इसमें 44,000 आपका पूरा अलाउ हो जाएगा। फिर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का तो हो गया, बाकी बचा 1 लाख। 1 लाख की डिडक्शन एटीसी के अंदर मिल जाएगी इसको, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके। ओके सर, तो ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ सिद्धार्थ, एज 31 years old, of Delhi, both as per सेक्शन 115 BAC एंड एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है? एज पर डिफॉल्ट टैक्स भी और एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दोनों से कैलकुलेट करना है। कौन सा ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल होगा क्लाइंट के लिए, वो एडवाइस करेंगे हम। ओके। ओके सर। एडवाइज मिस्टर सिद्धार्थ वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और नॉट।
सैलरी इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंस बोनस दे रखा है, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर दे रखा है, वेरी गुड। रेंट पेड बाय सिद्धार्थ फॉर हिज अकोमोडेशन दे रखा है, बिल पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, ठीक है। सिद्धार्थ परचेज द फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 in April 2016, which was financed by a loan from Life Insurance Corporation of India at 1,60,000 at 15% interest. His own saving of 65,000 and a deposit from a nationalized bank for 2,50,000 to whom the flat was given on a lease for 10 years. उसके बाद क्या किया, सिद्धार्थ ने एक फ्लैट खरीदा था 2016 में, जिसके ऊपर उसने लोन लिया था एलआईसी से 1,60,000 का, और 15% उस पर इंटरेस्ट देना है उसको। कुछ 65,000 रुपये उसने अपनी जेब से लगाए थे और 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट से लिया था नेशनलाइज बैंक से, जिसको जिसको रेंट पे दे दिया यही फ्लैट उसने जिससे डिपॉजिट लिया था। ठीक है, ठीक है। द रेंट पेबल बाय द बैंक वाज 3,500 पर मंथ। जो बैंक लीज पे इसने जिस बैंक को दिया है वो क्या कर रहा है, 3,500 रुपये पर मंथ रेंट पे कर रहा है। ओके सर। द फॉलोइंग पार्टिकुलर आर रिलेवेंट। म्यूनसिपल टैक्स इतना पे किया है, ठीक है, लेस हो जाएगा। हाउस इंश्योरेंस इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ही अर्न 2,700 इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस्ट 4,200 इन कॉटन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो यहाँ पे सेट ऑफ का पॉइंट आ जाएगा। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस सेट ऑफ कर पाएंगे हम? लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो एक जगह लॉस है, एक जगह प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस है 4,200 का, एक जगह प्रॉफिट है, तो 2,700 तक का लॉस हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 4,200 में से 2,700 रुपये का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। जो बाकी आपका बचेगा, कितना बच रहा है, 1,500। 1,500 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, हो जाएगा आगे आने वाले सालों के लिए। ओके सर। इन द ईयर 2021 he has gifted 30,000 to his wife, very good, and 20,000 to his son who was aged 11. The gifted amount were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest at 90% per annum. 2020-21 में क्या हुआ, इसने एसएससी ने क्या किया, अपनी वाइफ को और अपने माइनर सन को, वाइफ को इसने 30,000 रुपये गिफ्ट किए और इसको 20,000 रुपये गिफ्ट किए। इन्होंने क्या किया, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये आगे दे दिए मिस्टर राजेश को, जो कि इसके ऊपर 19% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 19% पर एनम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्लबिंग प्रोविजन। ठीक है, एसएससी क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को दे रहा है, एसेट ट्रांसफर कर रहा है, हाँ सर, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, और माइनर चाइल्ड को भी कर रहा है, हाँ सर। तो इससे होने वाली जो भी इनकम है वो किसके हैंड में क्लब होगी, एसएससी के हैंड में। तो मिस्टर सिद्धार्थ के हैंड में इनकम क्लब हो जाएगी। कितनी इनकम हो रही है, 19%, तो इसका 19% निकाल लेंगे और इसका 19% निकाल लेंगे। ठीक है, वो इसके हैंड में इनकम क्लब हो जाएगी। ओके, ओके सर। उसके बाद डिफॉल्ट टैक्स के अंदर जो हमारा 1032 की डिडक्शन मिलती है 1,500 की फॉर माइनर चाइल्ड, वो नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो इसका ये ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद सिद्धार्थ रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड। अब 4 फ्रेंड है, उनसे 30,000 रुपये चारों से मिला है, तो कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, तो नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है और गिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 50,000 से ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी 1,20,000। उसके बाद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 इन अ पीपीएफ, तो इसकी डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगी अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया। तो हमें तो दोनों से ही कैलकुलेट करना है।
तो डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं लेंगे, ऑप्शनल के अंदर इसकी डिडक्शन ले लेंगे और दोनों से फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितनी इनकम हमारी आ रही है। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं तो वहीं करने के लिए। ठीक है, तो सैलरी की इनकम आएगी अलग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आएगी, पीजीबीपी के अंदर ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा और जो बाकी बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये आ जाएगी आपकी इनकम, 19% निकालेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लबिंग वाला प्रोविजन लगा के, फिर 30,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एटीसी में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, और जो इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड है क्लबिंग प्रोविजन के केस में, तो अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही है पेरेंट के हैंड में तो 1500 की डिडक्शन मिलती है, 1500 की डिडक्शन मिलती है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी, तो डिफॉल्ट के अंदर 1500 वाला भी कंसिडर नहीं करना है। ओके, ओके सर, तो सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई डाउट हैगा तो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. Ramdeen, age 33 years, working as a manager sales with a frozen food limited. Okay. Provide the following information for the year ended 31st March 24. बेसिक सैलरी दे रखी है 15,000 रुपये पर मंथ, डीए दे रखा है 50% ऑफ विच इज मेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दे रखा है, वेरी गुड। टर्नओवर ऑफ कंपनी 50 लाख, बोनस दे रखा है, ग्रेचुटी दे रखा है। तो ग्रेचुटी ड्यूरिंग द ईयर अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिसीव हो रही है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे जो ग्रेचुटी मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ठीक है सर, तो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो पूरे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ये आपका। ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द आरपीएफ अकाउंट एट 15% पर एनम, कितना तक अलाव है सर, 9.5% तक इंटरेस्ट अलाव होता है, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो 15,000 15% पे है, तो पहले क्या करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 15% इंटू 9.5%, इतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा 9,500, तो इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना होगा, 5,500 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद गोल्ड रिंग वो 10,000 वाज गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो एम्प्लॉयर से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो कितने तक एग्जाम्प्ट होता है सर, 5,000 तक, 5,000 तक, उससे ऊपर। अब इसके ऊपर दो व्यू आते हैं, या तो आप पूरा 10 का 10 टैक्सेबल कर दो, या जो डिफरेंस है 5,000 से ऊपर उसको टैक्सेबल करो, तो चॉइस आपकी है। आप चाहो तो 10,000 का पूरा पूरा टैक्सेबल कर सकते हो, या फिर 10 - 5, 10 - 5, 5 को टैक्सेबल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। फिर म्यूजिक सिस्टम परचेज्ड ऑन 1st April 23 by a company for 85,000 and was given to him for personal use। अगर कोई एसेट कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस में क्या वैल्यू लेते हैं सर, अगर लैपटॉप कंप्यूटर हुआ तो नील लेते हैं, उसको छोड़ के 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं। तो 8,500 इसका क्या बन जाएगा, 10% वैल्यू निकाली 85,000 का, 8,500 ये क्या बन जाएगी, परक्यूजिट की वैल्यू बन जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। 2 old light goods vehicle owned by him were leased to a transport company against the fixed charges of 6,500 per month. Books of account as not maintained। फिर यहाँ पे 44E का रेफरेंस आ गया आपका। इसके पास दो ट्रक हैं, दो लाइट, जो छोटा हाथी है, मान लीजिए छोटा हाथी है, दो छोटा हाथी है इसके पास। ठीक है, तो उसने इसको लीज पे दे रखा है किसी और को, उसके बदले में उसको 6,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इसने बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स मेंटेन नहीं कर रखी। तो जहाँ पे इसने बुक्स मेंटेन ही नहीं कर रखी तो इसको डिफॉल्टली 44E चूज करना ही पड़ेगा। जहाँ पे बोलता है 44E क्या बोलेगा, 7,500 रुपये पर मंथ, कितने व्हीकल हैं, 2 व्हीकल हैं, इंटू
12 मंथ्स। ये क्या बन जाएगी, इसकी इनकम बन जाएगी फ्रॉम लीजिंग, प्लाइंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस, 1,80,000। ठीक है, ये इनकम बन जाएगी। ये क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि सर इसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखी है। अगर उसको ये वाली चाहिए होती तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता। ओके, ओके सर। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,860 ऑन अ बैंक एफडीआर, ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6,786 नेट, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, नेट लिखा है, फ्रॉम द डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी ऑन इतना। तो नेट मतलब इसके ऊपर टीडीएस कटा होगा। कितना टीडीएस है सर, 10% टीडीएस कटता है सर। तो कटने के बाद कितनी वैल्यू बची है, ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, ये 90% वैल्यू है, क्योंकि 10% इस पे टीडीएस कट चुका है। तो हमें इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो 90% से डिवाइड कर देंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल इनकम इतनी होगी इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर से, जिसके ऊपर 10% टीडीएस कटा होगा। इतना टीडीएस कटा होगा, ठीक है। कौन से सेक्शन में, 193 के अंदर 10% टीडीएस कटा होगा आपका। हाँ सर। तो टीडीएस काट के कितना बचता है आपका, ये। तो ये वाली फिगर दे रखी है, बट हमारी इनकम तो ये है, टीडीएस कटता है, काटने के बाद ये इनकम दिखा रहे हैं, तो हमें इसका पहले ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीडीएस काटने के बाद 90% वैल्यू बची है इसकी, तो 90% से डिवाइड करके ग्रॉस निकाल लेंगे हम, इतनी इनकम इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर मेड पेमेंट बाई चेक 15,370 टुवर्ड प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 22,500 फॉर मेडी क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेल्फ और स्पाउस। ठीक है, एलआईसी की एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी और इसकी मिल जाएगी आपकी एटीडी के अंदर, मेडिक्लेम की 25,000 तक, है ना। जी सर। इन्वेस्टेड इन एनएसई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 30,000 इन एफडीआर ऑफ एसबीआई फॉर 5 ईयर्स, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी के अंदर। डोनेशन ऑफ ₹11,000 टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर एटीजी, ठीक है, 11,000 की डिडक्ट डोनेशन करिए एटीजी के अंदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, तो इसमें कितना मिलेगा, 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट। टू, और फिर 5100 पे किया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें 100% मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, तो अब सर क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। कैसे निकलती है सर, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है। जो टोटल इनकम होगी, हाँ सर, उसमें से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112, 112 ए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 ए, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और एटीसी से एटीयू की जो भी डिडक्शन होगी एक्सेप्ट एटीजी, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो भी फिगर आएंगी, जो भी माइनस करने के बाद फिगर आएंगी, वो उसका हम 10% निकाल लेंगे, उसका 10% निकाल लेंगे, जो फिगर आएगी वही हमारी बनेगी क्वालिफाइंग लिमिट। तो हम देखेंगे जो 5100 है, सॉरी 11,000 है, और जो ये फिगर आ रही है, ठीक है, दोनों में से जो भी लोअर होगी, जो दोनों में से जो भी लोअर होगी, उसका हमें 50% डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, ओके सर, चलिए। कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर AY 24-25, assume that Mr. Ramdin has exercised the option of shifting out, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हमें कैलकुलेट करके निकालना है।
ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, रोजी एंड मेरी आर सिस्टर, बोर्न एंड ब्रॉट अप एट मुंबई। रोजी गॉट मैरिड in 1982 and settled in at Canada since 1982. Mary got married and settled in Mumbai. दो सिस्टर्स हैं, रोजी एंड मैरी। जो रोजी है उसकी शादी 82 में हुई थी और वो कनाडा में जाके वहीं पे शिफ्ट हो गई, सेटल हो गई। जो मेरी है उसकी शादी मुंबई में हुई थी, वो मुंबई में सेटल हो गई। बोथ ऑफ देम आर बिलो 60 ईयर्स ओल्ड, मतलब 60 साल से कम है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ देयर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24। स्टेट गवर्नमेंट से मेरी को इतनी पेंशन मिल रही है, ठीक है। कनाडा गवर्नमेंट से इसको इतनी मिल रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इतना इतना है, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ शेयर ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसएसटी इज पेड, ठीक है। एलआईसी पेड, प्रीमियम पेड टू कनाडियन लाइफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एटीसी में इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। मेडिक्लेम पॉलिसी, ठीक है। डिपॉजिट इन पीपीएफ, इसका भी एटीसी में मिल जाएगा, इसका एटीडी में मिलेगा, ये एटीसी में मिल जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस ऑफ मुंबई, मुंबई में कोई हाउस था इनका, उससे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिल रही है दोनों को, ओके सर। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लेबिलिटी ऑफ मिसेज रोजी एंड मिसेज मेरी फॉर द AY 24-25 and tax thereon assuming both exercise the option of shifting out the default tax regime। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से हमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है हमें, ठीक है, ठीक है सर। तो सॉल्व करें, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन ये आपके स्टडी मटेरियल से हैं, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ। अगर अगर कहीं फंसते हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो और डायरेक्टली वहाँ पे भी जाके रेफर कर सकते हो, ओके। ओके सर। तो सबसे पहले जो रोज़ी है, देख के ही पता चल रहा है कि 1982 से इंडिया में आई नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट। और ये इंडिया में ही है तो रेसिडेंट बन जाएगी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। उसी हिसाब से हमें इनकी इनकम को क्लब करना है और उस पर टैक्स लगाना है। ये हो गई रोज़ी और मेरी। रोज़ी आपकी नॉन रेसिडेंट है और ये रेसिडेंट है। तो पहला हेड है हमारा सैलरी का, पेंशन मिल रही है, हाँ सर पेंशन मिल रही है। इसको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है और इसको पेंशन मिल रही है फ्रॉम कनाडा गवर्नमेंट, ठीक है। तो 60 हज़ार यहाँ हो गए। और यहाँ पे सर इसकी इनकम तो लेंगे ही नहीं क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट कहाँ पे इनकम अर्न कर रहा है, फॉरेन में कर रहा है। इंडिया से, इंडिया में इनका जो इनकम है वो अक्रीव नहीं हो रही है, तो ठीक है। इतना हो गया, हाँ सर। अब इसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी के अंदर मिलता है 50,000 का। तो सैलरी के अंदर कितनी इनकम आ गई, इसकी नील, इसकी 10,000। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट मिल रहा है इसको, हाँ सर। बाकी कोई डिटेल देनी रखी नहीं सर, तो इसी को हम क्या मान लेंगे, नेट एनुअल वैल्यू मान लेंगे, कोई और डिटेल दे नहीं रखी तो, ठीक है, ठीक है सर। तो 60,000 ये और 30,000 ये, इसमें से माइनस कर देंगे 30% ऑफ NAV। तो ये हो गया आपका 60,000 इंटू 18,000, ये हो गया। और ये हो गया आपका 9,000, 90,000 लिख दिया सर आपने, अच्छा। ये लीजिए 9,000, ये हो गया आपका 42,000 और ये हो गया आपका 21,000।
ये हो गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, पीजीबीपी नहीं सर, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, दोनों के हैंड में, हाँ सर। 1 लाख, 1 लाख। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना सर, 20,000 और 2,50,000। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 3,50,000। उसके बाद डिडक्शन माइनस कर देंगे। एटीसी के अंदर और एटीडी के अंदर। एटीसी में एलआईसी प्रीमियम पे किया इसने 10,000 का, इसने 40,000 का किया है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इसने मेडिकल पॉलिसी भी कुछ उसके लिए पे किया है, और पीपीएफ भी है कुछ, पीपीएफ प्लस एलआईसी। तो पीपीएफ है 30,000, तो टोटल हो गया आपका ये 20 + 10 30,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 40,000। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये 55,000, लेकिन क्योंकि इनकी अदर इनकम 10,000 सैलरी से और 21,000 ही है, टोटल 31,000 ही है। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि अगर आपका 112 और 111 के अंदर है, तो उनके केस में जो एटीसी से एटीयू की डिडक्शन है वो नहीं मिलती है, वो नहीं मिलती है। तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 31,000 तक, जो अदर इनकम है वहाँ तक। ठीक है, ठीक है सर। तो डिडक्शन हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 31,000 तक। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, सैलरी सर इंक्लूड होगा नहीं। 42,000 प्लस 1,20,000 माइनस 40,000, यह है आपका 1,22,000। और इसके केस में 10,000 प्लस 21,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस 3.5 लाख लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें से 31,000 माइनस कर देंगे। तो यह है आपका 3,50,000। ठीक है, टोटल इनकम आ गया। ठीक है सर। अब हमें इस पर टैक्स निकालना है, तो निकालते हैं पहले रोजी के हैंड में, रोजी के हैंड में। ठीक है, ठीक है सर। ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना है, 1 लाख इंटू 20%, 20,000 आ गया। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
कितना है 20,000 इंटू 15%। 3,000 आपका ये आ गया। ठीक है, ठीक है सर। और जो बाकी अदर बची, अदर इनकम, अदर इनकम सर उसमें एग्जम्पशन बेनिफिट मिल जाएगा, इसको बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इन दोनों केसेस में इसको नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। जब हमने ये सेक्शन पढ़े थे 11,111A और 112 और 112A, वहाँ पे देखा था कि अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो ही अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट की इनको डिडक्शन मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये नॉन रेसिडेंट है, इसको नहीं मिलेगी। तो ये टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी? टैक्स कितना हो गया? 23,000। उस पर 4% और ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। अच्छा, इंटू 4%, ये आ गया आपका 920 रुपया। ये टोटल हो गया आपका 23,920 रुपया। ओके, ओके सर। अब आते हैं मेरी के केस में। मेरी के केस में कैसे निकालेंगे सर टैक्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है सर? 1 लाख। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है सर? 2.5 लाख। ठीक है, ठीक है सर। ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, ठीक है सर। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है सर? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब इस पे 20% टैक्स रेट है, इस पे 10% है। तो पहले किसको एडजस्ट करेंगे सर? 20% वाले को, इसको एडजस्ट कर देंगे हम। ठीक है, इसको एडजस्ट जब कर देंगे तो 2.5 लाख में से 1 लाख चला गया। सर अदर इनकम को क्यों नहीं किया? क्योंकि अदर इनकम के केस में आप ऑलरेडी वो नील हो गया डिडक्शन की वजह से। तो 1.5 लाख बचा। अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी और बची है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सर? 1.5 लाख। तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख और एडजस्ट कर देते हैं। कितना बचा सर? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 15% हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 लाख इंटू 15%। ठीक है, 15%, 15,000 आ गया। हाँ सर। अब 15,000 में से हमारा 87A का रिबेट मिल जाएगा, 12,500 रुपये का। तो 2,500 टैक्स पेबल आएगा। इसमें 4% और हेल्थ और एजुकेशन सेट कर देंगे तो 2,600 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। सर इस केस में 87 का रिबेट क्यों नहीं मिला नॉन रेसिडेंट के केस में? क्योंकि सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही 87A की रिबेट मिलती है। ओके, ठीक है। आंसर एक बार देख लेते हैं। 2,600, यहाँ पे 23,000 आ रहा है, इसको काट के 23,920 रुपये आ जाएगा आपका। ओके, हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है ऐड करना रह गया है, तो ऐड कर लीजिएगा। ओके, ओके सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर एक्स, अ इंडिविजुअल सेट अप अ यूनिट इन Special Economic Zone (SEZ) in a financial year 1920 for the production of washing machine. The unit fulfill all the condition of Section 10AA of Income Tax Act 1961. During the fiscal year 22-23, he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu.
for storage of agriculture produce. It fulfill all the condition of section 35 AD. Capital expenditure in respect of warehouse mounted to 75 lakh, including cost of land 10 lakh. Okay, warehouse become operational with effect of 1st April 23, and the expenditure of 75 lakh was capitalized in the books on that date. Okay, ठीक है. फिर एसईजेड का प्रॉफिट दे रखा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर दे रखा है, डोमेस्टिक सेल दे रखा है, फिर प्रॉफिट दे रखा है 35 एडी की जो यूनिट है, विदाउट डिडक्ट अलाउइंग डिडक्शन ऑफ जो एक्सपेंडिचर हो रखा है उसको डिडक्ट करने से पहले. कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 GC लेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 24-25. ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स से भी कैलकुलेट करना है और रेगुलर प्रोविजन से भी करना है, और AMT के अकॉर्डिंगली टैक्स भी निकालना है. तो करें? हाँ सर, सॉल्व करते हैं इसको. चलिए. 19-20 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, फिफ्थ ईयर है हमारा, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा जो प्रॉफिट होगा. तो पहले कैलकुलेट करते हैं डिफॉल्ट टैक्स के हिसाब से. ठीक है, ठीक है सर. प्रॉफिट ऑफ SEZ कितना है? 40 लाख. इसमें 10 AA की डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो इतनी की इतनी ही प्रॉफिट रहेगी. फिर प्रॉफिट ऑफ यूनिट अंडर सेक्शन 35 AD कितनी है सर? ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. 1 करोड़ 5 लाख. ठीक है, ये प्रॉफिट है. उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना? बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगता है? वेयर हाउस बनाया है, बिल्डिंग के अंदर ही कवर होगा, लैंड की कॉस्ट छोड़ के. तो 75 - 10, 65,000, 65 लैक्स के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे. तो कितना होता है? ये आता है सर 650000. इसमें लेस से लेस करने के बाद ये आता है आपका 985000. क्योंकि इसमें आपका 35 AD के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर, ना ही आपकी 10 AA की डिडक्शन मिलेगी. ओके. हाँ, डेप्रिसिएशन जो इससे मिलता है वैसे मिलेगा. तो लैंड को छोड़ के बाकी के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो इसके अंदर प्रॉफिट आया हमारा 1385. इतनी टोटल इनकम आई. ठीक है, ठीक है सर. अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो टैक्स कैलकुलेट करें? हाँ सर, टैक्स कैलकुलेट करते हैं. अब तो 3 लाख कुछ नहीं देना. 3 to 6, 5%. 6 to 9, 10%. 9 to 12, 15%. 12 से 15, 20%. और फिर अब 15,
सर 30%। तो निकालिए, यहाँ पे तो नहीं लाएगा। फिर आ गया 3 लाख के ऊपर 5%, 15,000, फिर 30,000, फिर 45,000, फिर 60,000। ठीक है, ठीक है सर। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आपका, खरीदारी सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें से हमारा 15 लाख माइनस कर दो। कितना बचा सर? 1235। इसके ऊपर 30% निकाल दो। 3805,000। सारा मिला के आपका आता है 3855,000। ठीक है, इतना टैक्स निकल के आया हमारा। उसके ऊपर अब सरचार्ज ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है। तो कितना सरचार्ज ऐड करेंगे सर? 15%। तो 578, इतना हम क्या ऐड कर देंगे? 4433,250। फिर 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा आया 4610580। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर इतना टैक्स निकल के आया। इतना ही आ रहा है। हाँ सर, इतना ही आ रहा है। अब निकालते हैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉफिट, SCZ का प्रॉफिट कितना है? 40 लाख। उसमें से 10AA के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, इसको कितनी मिलेगी सर? 40 लाख इंटू 80 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़। तो 32 लाख, सॉरी 32 लाख की इसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 8 लाख। उसके बाद SCZ का आ गया 35AD का। प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़ 5 लाख। उसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। कितना मिलेगा सर? लैंड की कॉस्ट को छोड़ के जो बाकी बचा वो हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब 65 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा 40 लाख। टोटल हो गया 48 लाख। 48 लाख। तो 48 लाख के ऊपर अब टैक्स निकालते हैं, कितना आता है? चलिए, तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर क्या होता है सर? अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स रेट नहीं। 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ज़्यादा 30%। तो 5 लाख के 2.5 लाख के ऊपर कितना हो गया? 12,500 रुपया। यहाँ पे हो गया 1 लाख रुपया। और 38 लाख बचा है 10 से ऊपर। 38 लाख के ऊपर 30%। तो ये निकल गया हमारा 11,40,000। तो टोटल हो गया हमारा
1252500। ठीक है, ठीक है सर। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख से कम है, 4% और ऐड कर देते हैं। 50,100 रुपये टोटल हो गया हमारा। वन थ्री ज़ीरो टू सिक्स डबल ज़ीरो इतना आया हमारा ऑप्शनल के अंदर। देखिए कितना आ रहा है आंसर में। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अब हमें निकालना है एज पर AMT। ये नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमारे इंटर लेवल पे उतना पूछेंगे नहीं, बट फाइनल लेवल पे भी उतना नहीं पूछते, बट हमें पता होना चाहिए कि निकलता कैसे है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स एज पर AMT। AMT के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स एज पर AMT। AMT की क्या फुल फॉर्म है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसमें क्या करेंगे? इनकम लेंगे एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। सर डिफ़ॉल्ट वाले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर डिफ़ॉल्ट के केस में AMT का प्रोविज़न नहीं लगता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम कितना है आपका? 48 लाख। ऐड कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32 लाख, और प्लस कर देंगे 35AD की डिडक्शन कितनी है? 65 लाख, और उसमें से लेस कर देंगे नॉशनल डेप्रिसिएशन। नॉशनल डेप्रिसिएशन कितना है इसका? 10% सर। तो ये हो गया आपका 5854 टाइम 0। तो ये आया हमारा 481385, इतनी इनकम आई। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर हमें कितना कैलकुलेट करना है? 8.5%। 8.5 कह रहा हूँ, 18.5%। तो ये आया हमारा 2562250। इसमें ऐड कर दीजिए 15% सरचार्ज। 38433375। तो सरचार्ज के बाद कितना हो जाता है? गलत कैलकुलेट कर दिया क्या? एक सेकेंड। ये तो ठीक है। अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है हमें 15%। ये आता है हमारा 384338 62250 प्लस, तो ये आ गया हमारा 2946588। ठीक है, इसमें अब 4% और ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। तो वो आता है 11786 4। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद कितना आएगा सर? 2946588। यह है हमारा 30 सॉरी 30644
51। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, इतना ही आ रहा है। हाँ, मोटा मोटी उतना ही आसपास है, थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। ठीक है, 1 रुपये का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। तो अब बताइए, डिफ़ॉल्ट के अंदर हम टैक्स पे कर रहे हैं कितना? डिफ़ॉल्ट के अंदर हम टैक्स पे कर रहे हैं 4610580, डिफ़ॉल्ट के केस में, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम के केस में। ठीक है, ठीक है सर। ऑप्शनल के अंदर आ रहा है निकल के हमारा इतना, और ईएमटी के हिसाब से निकल के आ रहा है 306445। ठीक है, तो ईएमटी आपका डिफ़ॉल्ट पे लगता नहीं है, ऑप्शनल के केस में लगेगा, जहाँ पे एग्रीगेट जो इनकम है, ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा हो रही है एसएससी की। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जो भी टैक्स ज़्यादा आ रहा होगा वो हम पे करेंगे, तो इसके अंदर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर इतने का डिफरेंस आ रहा है, इतने का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा आने वाले सालों में, जब वो इसमें टैक्स पे करेगा, जब इस वाले रिजीम में इसका टैक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी ये क्या है, एमटी के हिसाब से टैक्स पे कर देगा, रेगुलर का टैक्स कम आ रहा है, क्योंकि आने वाले सालों में कभी ऐसा भी हो सकता है जब ऑप्शनल में ज़्यादा आ रहा हो, एमटी में कम आ रहा हो, या एमटी उस पर लगे ही ना। तो उस केस में जब रेगुलर बेसिस पे वो टैक्स पे करेगा, तो ये जो इसने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है मिनिमम, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर, उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्रेडिट 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम, 15 असेसमेंट ईयर। ओके, ओके सर। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स का कोर्स ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ में, पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। उसके अलावा जो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, बट बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस मैनुअल से, जो आपका स्टडी मटेरियल है, उससे आप जितनी बार हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 15-20 जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट चैप्टर में, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डिट्टो उठ के आते हैं यहाँ से। अगर आएगा तो कम से कम 10 नंबर का आएगा, और डिट्टो उठ के आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी तो मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए। ओके, ओके, तो थैंक यू, टेक केयर।